दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष वर्ल्ड ज्योग्राफी में अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। आज हमारा दोस्तों 317 नंबर का लेक्चर है। आज की क्लास अगर आप देखते हैं तो टोटल 9510 सवाल, 9500 सवालों का कलेक्शन पूरा हो रहा है हमारा। ठीक है, मुझे तो दोस्तों बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि कभी मैं सोचता था हमेशा स्टार्टिंग में जब पढ़ाना शुरू किया था कि सीरीज में कहाँ तक लेके जाऊंगा, ठीक है, कितने सवालों को मैं हल कराऊंगा। आप सोच सकते हैं दोस्तों 10,000 सवाल कंप्लीट होने वाले हैं। 1000 नहीं, एक जीरो और लगाना पड़ेगा, 10,000 सवाल। फिलहाल आइए चर्चा कर रहे थे दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी पर। यह वर्ल्ड ज्योग्राफी का दोस्तों 317 नंबर का लेक्चर है। 231 नंबर से ज्योग्राफी की क्लास शुरू हुई थी। आज हमारा दोस्तों 87 नंबर का लेक्चर है। ठीक है, बहुत जल्दी दोस्तों हम 100 की तरफ पहुंचने वाले हैं। टॉपिक हमने चूज किया दोस्तों कृषि के प्रकार एवं उससे संबंधित अंतरराष्ट्रीय संस्थान। ठीक है, कृषि से संबंधित कई सारे अंतरराष्ट्रीय संस्थान हैं, उनसे संबंधित दोस्तों सवालों को आज हम लोग पढ़ा जाएगा। आपने कहीं भी कोचिंग किया हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन, लेकिन ये टॉपिक आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक चीज और बताना चाहूंगा आपको, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अलग अलग विषय के लिए फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किएगा। आप एक मौका दीजिए, हमारे साथ जुड़िए और देखिए कितना शानदार सा एक कोर्स है। ठीक है, आप चाहें तो इस नंबर पर कॉल करके दोस्तों आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। स्टार्ट किया जाए आज की क्लास को, चलिए आरंभ करते हैं दोस्तों। पहला सवाल दिया है मिश्रित कृषि। ठीक है, कह रहा मिश्रित कृषि विश्व के किन क्षेत्रों में दोस्तों अत्यधिक प्रचलित है, यह आपको बताना है। ठीक है, मिश्रित खेती दोस्तों किसके अंतर्गत कहां कहां प्रचलित है पूरी दुनिया में, यह आपको बताना है। तो देखिए कल हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा भी था। ठीक है, मिश्रित खेती क्या होती, कैसे होता है। ठीक है, चलिए एक तो याद रखें दोस्तों यूरोप में फेमस है। दूसरा दोस्तों अगर अमेरिका की बात करें तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका का लीजिएगा। अगर दक्षिण अमेरिका की बात करें तो दक्षिण अमेरिका में दोस्तों अर्जेंटीना वाला जो बेल्ट है उसका नाम याद रखेगा। अगर अफ्रीका में आए तो याद रखेंगे दक्षिण अफ्रीका को याद रखेगा। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका को। अगर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया साइड चले तो दक्षिण दक्षिण पश्चिम, ठीक है, दक्षिण पश्चिम मत करिए, पूर्वी करिए, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया कीजिएगा। ठीक है, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया कीजिएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया कीजिएगा। और इसके अलावा दोस्तों न्यूजीलैंड, ये ऑस्ट्रेलिया के पास में ही है न्यूजीलैंड, आप इसे भी याद रखेंगे। ये सभी जो स्थान दोस्तों ये किससे संबंध, मैंने दक्षिण पश्चिम क्यों नहीं किया पता है आपको, पहले पश्चिम लेके क्यों हटा दिया, क्योंकि महाद्वीपों के जो पश्चिमी हिस्से हैं वो ज्यादातर दोस्तों मरुस्थलीय क्षेत्र हैं। ठीक है, ये सिंपल सी बात है, चाहे आप अफ्रीका उठा लो, चाहे आप अमेरिका ले लो, चाहे आप भारत को ले लो, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया को ले लो, मोस्टली दोस्तों ऐसा देखने को मिलता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर दक्षिण पश्चिम नहीं दक्षिण पूर्वी होगा, इस बात पर आप ध्यान दीजिएगा। फिलहाल मुद्दा था कि कहां कहां मिश्रित खेती होती है, तो ये स्थान है जहां पर दोस्तों मिश्रित खेती की जाती है। ठीक है, आगे बढ़िए अगले सवाल पर आइए। कह रहा मिश्रित खेती में खेतों का आकार कैसा होता है। ठीक है, खेतों का आकार कैसा होता है। ठीक है, तो मिश्रित खेती में दोस्तों देखिए अब यहीं पे कहानी गड़बड़ हो जाती है। खेतों का आकार से मतलब क्या है, अरे आकार का मतलब साइज से, साइज मतलब छोटे छोटे भूखंड चलेंगे या मध्यम भूखंड चलेंगे या बड़े भूखंड चलेंगे, यही तो आपसे पूछना चाह रहे हैं। 3 तरह के भूखंड होते हैं, इन्हीं के बारे में दोस्तों जानना चाह रहा है। तो देखिए बच्चा कंफ्यूज क्यों होता है, क्योंकि जो बड़े साइज के भूखंड होते हैं ना वो दोस्तों व्यापारिक खेती के लिए दोस्तों यूज किए जाते हैं। जहां कहीं व्यापारिक खेती होती है, व्यापारिक खेती के लिए हमेशा बड़े भूखंड की जरूरत पड़ती है, बड़े भूखंड की। लेकिन मिश्रित खेती के लिए बहुत बड़े भूखंड की जरूरत नहीं है। मिश्रित खेती के लिए मध्यम भूखंड पर भी दोस्तों काम चल सकता है, इसलिए मध्यम भूखंड कीजिए, यह ज्यादा सही। कभी कभी दोस्तों कम छोटे भूखंड भी यहाँ रख सकते हैं, बहुत ज्यादा बड़े नहीं, छोटे भूखंड से भी दोस्तों काम चलाया जा सकता है, यह भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो चाहे मध्यम कीजिए चाहे छोटे कीजिए, ये दोनों से काम चल सकता है, बहुत बड़े भूखंड की जरूरत नहीं है। आप अपने खेत पे भी दोस्तों मिश्रित खेती कर सकते हैं, कोई नियम थोड़े कि नहीं खेत बहुत बड़ा होगा तभी मिश्रित खेती होगी, ऐसा नियम नहीं है ना। ठीक है, चलिए हाँ, व्यापारिक खेती करने के लिए दोस्तों अब छोटा सा खेत है, पता चला आधा हिस्सा खेत, आप उसमें गन्ना बो दिए, क्या करेंगे बो के गन्ना, किसको बेचने जाएंगे। अरे भाई आपके पास 10 20 50 बीघा खेत हो या थोड़ा बड़ा हो साइज में, तब दोस्तों आप गन्ने की खेती कीजिए, क्योंकि गन्ना जो है दोस्तों क्या नकदी फसल है, व्यापारिक खेती। ठीक है भाई, उसको व्यापार करने के उद्देश्य से आप बो रहे हैं, घर में थोड़े रखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, गन्ना ले जाएंगे फिर उसको बेच देंगे किसी फैक्ट्री को। ठीक है, ताकि वो उस गन्ने का रस निकाल कर उससे चीनी वगैरह बना ले, जो कुछ करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप जान रहे हैं, वही चीजें देना। तो अगर व्यापारिक खेती हो रही तब आपको बड़े भूखंड की जरूरत है, अन्यथा बड़े भूखंड की जरूरत नहीं, यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। अगला सवाल दे रहा है बृहद स्तर पर श्रम एवं पूंजी, श्रम माने हो गया लेबर और पूंजी माने हो गया कैपिटल। कह रहा बड़े स्तर पर श्रम एवं पूंजी के साथ साथ परिवहन जाल का विकास ये किस प्रकार के कृषि में दोस्तों यूज होता है, कहां पर दोस्तों सबसे ज्यादा श्रम भी लगता है, पैसा भी लगता है, पूंजी भी लगता है। अरे पैसा पूंजी देखिए हो गया,
पैसा भी लगता है और मेहनत भी लगता है, ठीक है, लेबर, ठीक है, दोनों बहुत ज्यादा लगता है दोस्तों। तो याद रखेंगे ये सबसे ज्यादा जरूरी है रोपड़ कृषि में। कहां पर दोस्तों? रोपड़ कृषि में। देखिए यहाँ रोपड़ कृषि में भी हो सकता है, या दोस्तों अगर लिख दे व्यापारिक खेती, ठीक है, व्यापारिक कृषि, ठीक है, या एक शब्द दे दे कहीं निगमित खेती, क्या दे दे? निगमित खेती, निगमित कृषि, ठीक है। इसको कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर, कॉर्पोरेट फार्मिंग बोलते हैं दोस्तों, आप याद रखेंगे। इन सभी के लिए दोस्तों भूखंड कैसा होना चाहिए? तो इस सभी के लिए दोस्तों भूखंड बड़े होने चाहिए। जितना बड़ा से बड़ा भूखंड हो सकता है उतना ज्यादा दोस्तों फायदेमंद होगा, ये आप जानिएगा, ठीक है। बस इतनी सी बात है, अगर आप इतनी बातें अच्छा, कुछ लोग दोस्तों परेशान होंगे, सर रोपड़ क्या है? उसके लिए तो पीछे की क्लास देखना पड़ेगा। हर बार अगर रुक रुक कर मैं पीछे की बातें बताऊंगा तो होगी दिक्कत। अब आपने पीछे की क्लास नहीं देखा तो उसमें दिक्कत किसकी है, गलती किसकी? आपकी है। आप पीछे का ज्यादा नहीं, 1-2 वीडियो पुराना देखिए, ठीक है। जैसे आज चल रहा है 317 नंबर, आप 315 देखिए, 16 देखिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि पीछे के 2 लेक्चर मैंने कॉन्सेप्ट और चीजें दिया है, वो नहीं समझेंगे तो यहाँ नहीं, थोड़ा सा दिक्कत होगा, ठीक है। सवाल दे रहा है कि किस कृषि क्षेत्र में, छोटे क्षेत्रों में अधिक मानव श्रम, बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों, कह रहा क्षेत्र छोटा है लेकिन छोटा होने के बावजूद भी मानव श्रम मतलब क्या हो गया? सीधे सीधे लिख रहा है लेबर, ठीक है। छोटा होने के बावजूद भी लेबर जो तो दोस्तों यहां पर ज्यादा लग रहा है, ये कब हो जाता है? ये तो उल्टा वाला कंडीशन दे रहा है, होता है जब कभी दोस्तों आप बागवानी करते हैं, वो भी दोस्तों कैसी बागवानी? जब कभी आप व्यापारिक बागवानी करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं दोस्तों? कॉमर्शियल, ठीक है, व्यापारिक बागवानी करते हैं दोस्तों। तो बागवानी के दौरान दोस्तों छोटे क्षेत्र में भी बागवानी हो जाती है, लेकिन बागवानी के लिए लेबर दोस्तों बहुत ज्यादा लगता है, ये अपने दिमाग में याद रखिएगा। और ये व्यापारिक बागवानी के अंतर्गत सिर्फ ऐसे फसलों की खेती की जाती है जिनका उद्देश्य क्या है दोस्तों? व्यापार करना, बेचने हेतु ही दोस्तों उसका उत्पादन हो रहा है, ये भी अपने दिमाग में आप रखिएगा, ठीक है। अगले सवाल पर आइए। सवाल दे रहा रोपड़ कृषि मुख्यतः किन क्षेत्रों में की जाती है, ठीक है। अभी आपने पीछे क्या पढ़ा दोस्तों कि रोपड़ कृषि जो होती है दोस्तों, इसके लिए भूखंड किस आकार का चाहिए होता है? तो याद रखिएगा बड़े आकार का भूखंड चाहिए होता है, ये आपने पढ़ा, ठीक है। और रोपड़ कृषि में दोस्तों और भी बताया कि रोपड़ कृषि के लिए यहां पर लेबर भी ज्यादा चाहिए होता है और कैपिटल भी ज्यादा चाहिए होता है, ठीक है। तो क्या क्या ज्यादा चाहिए होता है दोस्तों? एक तो दोस्तों पूंजी ज्यादा चाहिए, और एक क्या चाहिए? पूंजी ज्यादा चाहिए। दूसरा क्या चाहिए दोस्तों? लेबर का मतलब क्या हो गया? श्रम। लेबर यानी श्रम भी ज्यादा चाहिए, किसके लिए? रोपड़ खेती के लिए। किन क्षेत्रों में दोस्तों रोपड़ खेती फेमस है? तो थोड़ा सा यहाँ अलग से जवाब मैं आपको देने वाला हूं, याद रखेंगे। उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। कहां पर दोस्तों? उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती दोस्तों प्रचलित है? याद रखेंगे रोपड़ कृषि दोस्तों यहां प्रचलित होती है, ये भी आप याद रखेंगे। अच्छा सवाल हो गया, ठीक है। आगे बढ़िए अगले सवाल पर। करा रोपड़ कृषि, सब इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल देखिए, सब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। करा रोपड़ कृषि के अंतर्गत कौन सी फसलें प्रमुखता से उगाई जाती? कौन कौन सी चीज की खेती दोस्तों इस रोपड़ के अंतर्गत किया जाता? मैंने कहा ना रोपने वाला, ठीक है। जैसे दोस्तों आपने कपास की बुआई कर दिया जिसे व्हाइट गोल्ड कहा जाता है, जैसे दोस्तों आपने कहवा की बुआई कर दिया, जैसे दोस्तों चाय के बागान वगैरह लगा दिए, जैसे दोस्तों कोको वगैरह हो गया, ठीक है। तो दोस्तों कोको हटा दीजिए, ठीक है। ये आप याद रखिए, कपास हो गया, कहवा हो गया, चाय हो गया। सर ये गन्ना उन्ना नहीं होगा? गन्ना भी होगा यार, ठीक है, गन्ना भी होगा। सर काजू नहीं हो सकता? अरे भाई लिखते जाओ ना, ऐसा तो 1-2 थोड़े। आप ऐसी कोई भी फसल जिसका उद्देश्य बेचना होता है, यदि बड़े भूखंडों पर दोस्तों फसल उगाया जाता तो सब रोपड़ के अंतर्गत आते हैं, ये आप याद रखेंगे। यहाँ रोपड़ कृषि के अंतर्गत हो जाएगा, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। करा विश्व में विस्तृत खेती की जाती है, ठीक है। विश्व में विस्तृत खेती मतलब क्या है? विस्तृत खेती का तात्पर्य है बड़े भूखंडों पर होने वाली खेती, ठीक है। बड़े भूखंडों पर होने वाली खेती क्या कहलाती दोस्तों? इसे कहते हैं विस्तृत खेती। कहां पर विस्तृत खेती होती है? जैसे दोस्तों आपने प्रेरी के मैदान का नाम सुना है? प्रेरी का मैदान, ठीक है, नहीं सुना? प्रेरी का मैदान नहीं सुना? ये प्रेरी का मैदान दोस्तों अमेरिका में, यहां पर दोस्तों बहुत बड़ा मैदान है और खूब दोस्तों बड़े स्तर पर खेती होती है। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में भी दोस्तों इस तरह की खेती दोस्तों प्रचलित है, याद रखेंगे, जिसे हम विस्तृत खेती का नाम देते हैं, ठीक है। एक खासियत है दोस्तों विस्तृत खेती
वहां होती है जहां कम जनसंख्या वाला क्षेत्र होता है, क्योंकि अगर जनसंख्या ज्यादा होता तो जनसंख्या इस मैदान में दोस्तों क्या बना लेती, अपना घर बना लेती। तो जहां जनसंख्या घनत्व तो क्या होता है, कम होता है, ठीक है, वहां पर दोस्तों खास करके इस तरह की खेती की जाती है। तो दोस्तों आप कह सकते हैं कि इस प्रकार की खेती की विशेषता क्या दोस्तों, ये विशेषता आपको कथन कारक में देता है, ठीक है। तो याद रखेंगे कम जनसंख्या घनत्व, क्या हो जाएगा दोस्तों, कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, ठीक है। कम जनसंख्या घनत्व वाले जो क्षेत्र होते हैं दोस्तों, वहां पर विस्तृत खेती होती है, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में होना है, जनसंख्या ज्यादा होगा तो मैदानी क्षेत्र तो बिक जाएगा पूरा, लगेंगे सब वहां पे बड़े बड़े रिसोर्ट बनाने, ठीक है, वीआईपी कल्चर वाला घर बनाने, सब शुरू हो जाएगा, कहाँ खेती होगा, ठीक है। भारत में देखिए यही सब हो रहा है ना, जो जितना ज्यादा बढ़िया जगह है वो सब बिक जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। कह रहा विश्व में बागानी कृषि, ठीक है, बागानी कृषि मुख्यतः किन क्षेत्रों में की जाती, ठीक है। अभी पीछे आपने पढ़ा कि बागानी के अंतर्गत दोस्तों क्या हो जाते हैं दोस्तों, अच्छा बागानी कृषि जो होता है दोस्तों, बागानी मतलब होता है बाग, ठीक है, बाग, ठीक है। जैसे दोस्तों अब बाग मतलब ये फुलवारी नहीं, ये जो आप देखते हैं उपवन, फुलवारी, बगीचा, बाग, ये सब नहीं, ठीक है। बाग मतलब होता है जिसे चाय के बागान, ठीक है, चाय के बागान। आपको दोस्तों चाय के बागान देखने हैं तो आप कभी असम साइड जाइए, आप कभी दोस्तों दार्जिलिंग जाइए, ठीक है, कहाँ जाइए, दार्जिलिंग जाइए, आप कभी दोस्तों तमिलनाडु साइड जाइए, आपको बड़े बड़े दोस्तों चाय के बागान देखने को मिले, बहुत बड़े बड़े, ठीक है, बहुत बड़े बड़े चाय के बागान देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो बागानी कृषि करा, ये मुख्यतः किन क्षेत्रों में दोस्तों बागानी खेती किया जाता है, तो बागानी खेती उष्णकटिबंधीय में भी चल जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। और एक चीज और बताएं, यहाँ पे तो परीक्षा में खूब ऑप्शन देता है, ठीक है, जैसे परीक्षा में दे दिया है तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, या मान लीजिए ऑप्शन नहीं दिया, किसी स्पेशली देश का नाम दे दिया, तो अब पूरे दुनिया में दोस्तों जितने भी महाद्वीप हैं उन सभी महाद्वीपों में सबसे ज्यादा बागानी खेती मध्य अफ्रीका में होता है, अमेरिका नहीं, मध्य अफ्रीका में कहां होता है। तो हो सकता है ऑप्शन ए दे दे, हो सकता है ऑप्शन क्या दे दे दोस्तों, ऑप्शन यहां मध्य अफ्रीका दे दे, पता चलेगा नितिन सर तो उष्णकटिबंधीय पढ़ाए थे और उत्तर क्या है, मध्य अफ्रीका है, मध्य अफ्रीका और गिनी तट याद रखेंगे, ठीक है, गिनी का तट, गिनी दोस्तों एक देश है छोटा सा, ठीक है, समुद्र के किनारे है, जो अफ्रीका का इस तरह वाला पार्ट है ना, ऐसे अफ्रीका है ना, देखिए ऐसे अफ्रीका है, ठीक है, यहां पे दोस्तों गिनी पड़ता है। इसी के आगे से देखेंगे दोस्तों तो यहां पर जो 0 डिग्री लाइन है, मतलब सीधी वाली और इधर वाली जीएमटी वाली, और जो क्षैतिज वाली है, देशांतर क्षैतिज, दोनों एक दूसरे को काटती हैं, इसी गिनी के पास में काटती हैं। ये भी सवाल दोस्तों पूछता है, हो सकता है आपके भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछ दे, ठीक है, तो उसको भी आप बताइएगा, भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछेगा तब ये बताइएगा, या अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में पूछेगा तो लैटिन अमेरिका बताइएगा, लैटिन अमेरिका बोले तो दक्षिण अमेरिका हो गया, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका को ही दोस्तों क्या कहते हैं, लैटिन अमेरिका कहते हैं, तो घबराइएगा मत, ठीक है। ऐसे कई सारे ऑप्शन हो सकते हैं जहां बागानी खेती चलती है, ठीक है, बाग वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आइए। कह रहा है कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या है। युग्म मतलब क्या होता है, देखिए मतलब समझना पड़ेगा पहले आपको, युग्म का अर्थ क्या होता है, ठीक है, युग्म का अर्थ क्या होता है दोस्तों, युग्म का अर्थ होता है जोड़ा, क्या होता है दोस्तों, युग्म का अर्थ क्या होता है दोस्तों, जोड़ा, यानी कृषि में युग्म पैदावार मतलब दो फसलों की खेती करना, ठीक है, क्या करना दोस्तों, दो फसलों की खेती करना, इसी को क्या कहते हैं, युग्म पैदावार कहते हैं, ठीक है। और ये 2 फसल, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये 2 फसल दोस्तों विभिन्न मौसम में, ठीक है, एक मौसम में नहीं, विभिन्न मौसम में, ध्यान दीजिएगा, विभिन्न मौसम में 2 फसलों की खेती करना क्या कहलाता है, युग्म पैदावार कहलाता है। अलग अलग मौसम में सर वो तो होती नहीं, यही तो आप नहीं समझते हैं, खेती किसानी किए होते तो सारी बातें आपको पता होती। देखिए मिट्टी को उर्वरा मतलब कह सकते हैं कि उर्वरता, मिट्टी में उर्वरता बनाए रखने के लिए दोस्तों ऐसा करना पड़ता है। आपने नाइट्रोजन स्थिरीकरण का नाम सुना होगा, मिट्टी में दोस्तों नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, बहुत सारे पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। आप ऐसे मत समझो, आप ऐसे समझो यदि रोज आपको दोस्तों एक ही भोजन दिया जाए, दाल चावल रोटी सब्जी, बस एक, कोई चेंजेस नहीं, तो आपके शरीर को अन्य महत्वपूर्ण आहार कहां से मिलेंगे, अन्य महत्वपूर्ण तत्व जो है वो कहां से प्राप्त होंगे, आप बताओ। आप तो रोज एक ही चीज खाते हो, यानी शरीर में कुछ ना कुछ कमी होगी। प्रोटीन तो भरपूर मात्रा में मिलेगा, दाल ले रहे हो, ठीक है, लेकिन और भी अन्य चीजों की कमी हो सकती है, जैसे तमाम तरह के विटामिन की कमी हो सकती है,
अनेक तरह के लवणों की कमी हो सकती, बहुत सारी चीजें, ठीक है। उसी तरह से जब मिट्टी में आप एक ही खेती करते हैं तो मिट्टी के भीतर जो पोषक तत्व होते हैं उनकी कमी पड़ जाती है, ठीक है, और खास करके नाइट्रोजन की, जो बहुत जरूरी है। इसलिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए दोस्तों दलहनी फसलें लगाई जाती है, ठीक है, क्योंकि नहीं लगाएंगे तो पूरा खेत चौपट हो जाएगा, वो, ठीक है। सोने की मुर्गी एक बार काट दोगे बाद में अंडे नहीं मिलेगा, ठीक है, तो आपका खेत हो जाएगा पूरी तरह से चौपट। फिर जब चौपट हो जाएगा तो आप छींटो के खाद, वो और चौपट को और चौपट बनाओ, ठीक है, वो एकदम खत्म हो गए, कुछ दिन बाद आप तो कमा खा लोगे, जो आपके आने वाली पीढ़ियां, 3-4 पीढ़ियां, वो दोस्तों उनके समय में वो खेत क्या होगा, ऊसर हो जाएगा, अब उसके अंदर उर्वरा शक्ति बचेगी नहीं, यही मतलब है। इसलिए दोस्तों ऐसा करना पड़ता है, युग्म पैदावार का एक कॉन्सेप्ट आया है, इसे आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, सवाल दे रहा है पशुपालन कृषि, ठीक है। पशुपालन कृषि लिख करके दोस्तों दो बातें बता रहा है। एक तो दोस्तों पशुपालन करना होता भी है दोस्तों, जो किसान होते हैं, ठीक है, वो पशुपालन भी करते हैं और साथ में खेती भी करते हैं, ठीक है। भाई दिन भर तो खेत में लगे नहीं रहेंगे, इसलिए सुबह शाम क्या करते हैं, पशुओं को चारा पानी दे देते हैं, उनसे भी कुछ लाभ हो जाता है और खेती से भी हो जाता है। कह रहा पशुपालन कृषि दोस्तों यह मुख्यतः किन क्षेत्रों में की जाती है, ये बताइए। पशुपालन खेती दोस्तों ये कहां पर, हर जगह होता है, कहां नहीं होता है बताइए। आपको लगता है, अच्छा लोगों को लगता होगा सर अमेरिका में इस तरह नहीं होता होगा ना, होता है भैया। का अमेरिका आप समझे हैं कि कोई अलग से दुनिया, वो पिक्चर में दिखता अमेरिका, अरे जैसा इंडिया ऐसा ही अमेरिका भैया, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। तो चाहे आप उत्तरी अमेरिका की बात करें, चाहे दोस्तों आप दक्षिणी अमेरिका की बात करें, चाहे दोस्तों आप अफ्रीका, मतलब जितने महाद्वीप हैं दोस्तों, उन सभी महाद्वीपों पर दोस्तों हर जगह होती है। ज्यादा की बात करेंगे तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। अच्छा ये बात छोड़िए, मुझे बताइए भारत में दोस्तों पशुपालन कृषि कहां देखने को मिलती है, ये बताइए। भारत में पशुपालन कृषि, आप कहेंगे ये हमारे आसपास, ना ना ना, आप तो काम चलाने के लिए रखते हैं। देखिए पशुपालन का मतलब नहीं खाली गैया पालना। आप कहेंगे सर हमारे गांव में बहुत सारे किसान हैं, उनके पास खेत भी और गाय भी रखे, ठीक है। अरे गाय वो अपने फायदे के लिए रखें, ठीक है, उनसे दूध दुहेंगे और कोई काम नहीं उनको, ठीक है। पशुपालन में बहुत सारे पशु आते हैं, ठीक है, एक दो नहीं आते हैं। अब आप कहेंगे आपके गाँव में तो भेड़ नहीं है, लेकिन भेड़ पालन भी तो होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे, ऐसे में कन्फ्यूजिया के गलत जवाब ना दीजिएगा। अगर भारत की बात करें तो भारत में 2 स्थान ऐसे हैं जहां पर पशुपालन कृषि मिलता है, या तो पर्वतीय स्थान पर या तो पठारी क्षेत्रों में। दिमाग में रखिएगा, जो आप सोच रहे हैं वो जवाब नहीं है, जो मैं बता रहा हूं जवाब वो है। थोड़ा सा आपको अपने जवाब को बदलने की जरूरत है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया ना। काम चलना चाहिए यार, समझ में आना चाहिए अच्छे से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा किस कृषि के अंतर्गत चक्रीय विधि द्वारा, अच्छा ये कौन सी विधि आ गई, हमने कभी नाम ही नहीं सुना। अरे कोई विधि नहीं यार, चक्र कैसे बनता है, ऐसे साइकिल होता है, ठीक है। तो पहले यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ आ गए, ठीक है, यही होता है चक्रीय विधि। मतलब पहले एक फसल बोएंगे, फिर कुछ और बोएंगे, फिर कुछ और बोएंगे, फिर पहली बारी बोएंगे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, जैसे घड़ी की सुई कहाँ जाती है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 12 तक, फिर दोस्तों 1 2 3 से स्टार्ट हो जाती है। ये चक्रीय विधि है, ठीक है, चक्र के जैसा। तो कह रहा है कि किस कृषि के अंतर्गत चक्रीय विधि द्वारा एक ही वर्ष में 2 फसलों का उत्पादन किया जाता है। एक साल में दोस्तों 2 फसलों का उत्पादन किया जाता है, और कौन सी कृषि होती है। अरे भाई 2 फसल है तो कहिए कि द्विफसली कृषि होती है। नाम ऐसा है ना, जैसे जब तक उत्तर नहीं पता था लग रहा था ना कोई जो है एकदम बाहुबली टाइप का इसका आंसर होगा, कुछ अटपटा टाइप का, बट ऐसा है नहीं, ठीक है। अरे सिंपल सी बात है, चक्रीय विधि है, 2 फसल बोते हो तो दोस्तों उसको क्या कहेंगे, वो द्विफसली कृषि कहलाएगा, ठीक है, याद रखेंगे द्विफसली कृषि। सर मान लीजिए 2 से ज्यादा बो दिए तो दिमाग में उठ पटांग भी चलता है ना, 2 प्लस फसल अगर इसकी बुआई हो गई तो तब दोस्तों इसको क्या कहेंगे। सर मान लीजिए 3 बो दिया तो, तब तक दूसरे ने कहा नहीं सर अगर 4 बो दिया तो। अरे मेरे भाई अब ये त्रिफसली फसल, चतुर्फसली फसल, पंचफसली ये सब नहीं कहेंगे, अब सीधे कहेंगे द्विफसली के बाद बहुफसली। क्या कहेंगे दोस्तों, क्या कहेंगे, बहुफसली कृषि। क्या कहेंगे, बहुफसली कृषि। कोई दिक्कत आपको नहीं ना, तो ये आप याद रखें। मुझे पता है दिमाग में इस तरह की उटपटांग हरकतें चलती रहती है, ठीक है। मजे के साथ क्लास लीजिए भाई, प्रेशर में नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए, करा द्विफसली कृषि का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। अरे द्विफसली कृषि का प्रमुख उद्देश्य होता है 2 फसल बोना, लेकिन क्यों, आप पहले बताइए लेकिन क्यों। जो क्यों का जवाब है ना वही इसका उद्देश्य है। वो हमने शुरू में बताया था ना कि मिट्टी की उर्वरता शक्ति बनाए रखने के लिए। किसके लिए दोस्तों, क्या कारण है, तो पहला कारण है मिट्टी की
उर्वरा शक्ति, ठीक है, उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए, ठीक है, बनाए रखने के लिए यह अति आवश्यक है, ठीक है। या फिर परीक्षा में दे सकता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए, ठीक है, किसके लिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ताकि मिट्टी में दोस्तों नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो, ठीक है, ताकि जो है मिट्टी और ज्यादा लंबे समय तक दोस्तों उसकी उर्वरा शक्ति बनी रहे, वो ऊसर ना हो, इसलिए दोस्तों ऐसा किया जाता है। कई बार देखा होगा आपने, गाँव हम लोग कहते हैं ढैंचा बोदा हो, ढैंचा नाम सुना है जो गांव वाले होंगे जानते होंगे ढैंचा का होता है, ठीक है। तो ढैंचा ना कुछ किया नहीं जाता, ढैंचा इसे बो के छोड़ दिया जाता है, ठीक है। कहेंगे सर काहे बोया जाता है, बस इसी को मेंटेन, ढैंचा बोने से ना मिट्टी की पावर बढ़ जाती है, क्या हो जाती है, एकदम बढ़ जाती है, ठीक है। जैसे मोटा अनाज खाने से बढ़ जाती है, कहाँ मोटा अनाज कोई खाता है, लोग कहेगा बेइज्जती होगा मोटा अनाज खाने में, ना ना ना, पावर ये जो आज आप ये हम लोग जो आज गेहूं चावल खा रहे हैं ना, ये सब डुप्लीकेट, सब बेकार है, कुछ मिलने वाला नहीं है, ठीक है। पुराने लोग होते हैं ना उठा के 10 बार पटकते, अपनी बात भी कर रहा हूँ, ठीक है। शुगर का पेशेंट हो गया हूँ, शरीर देखते जा रहा है कैसा, ठीक है, लग ही नहीं रहा होगा नितिन सर बुढ़ा भी रहे, ठीक है। 4-5 साल से देख रहे हैं जैसे वैसे ही है, ठीक है, न मोटा रहे न दुबला रहे, न कभी दाढ़ी बढ़ती न कुछ होता है, ठीक है, जैसे काले बसूटे वैसे नजर आ रहे हैं, ठीक, कोई चेंजेस नहीं। अरे आदमी होता है पैसा आने के बाद स्मार्ट होता है, दिक्कत है पैसा आ ही नहीं रहा है, स्मार्ट हो कहाँ से, तो बहुत सारी चीजें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, मुद्दे की बात करते हैं, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। अगला सवाल दे रहा है कि किस प्रकार के कृषि के अंतर्गत पहली फसल को काटने से पूर्व ही दूसरी फसल को उसके मध्य रिक्त स्थानों में लगा दिया जाता है, बो दिया जाता है। ऐसा भी होता है क्या सर, पहली वाली कटी नहीं तो दूसरा बो दिए, ये सर ऐसा कैसे होगा, ठीक है, ये कैसे संभव है, ठीक है। तभी तो बता रहा हूं ये एक स्पेशल कृषि का टाइप है जिसके अंतर्गत दोस्तों ऐसा ही होता है, और उसका नाम क्या है, देखिए अच्छा हम इसको बोलते क्या, मान लीजिए ये डैश, पहले हमने एक फसल बोया, फिर थोड़ा समय रुक के दूसरा, फिर ऐसे, यही ना, कहेंगे सर ये तो रिक्त स्थान की पूर्ति है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, क्या है दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। देखो और ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे ना तो मिलेगा दोस्तों, इसको कहते हैं रिले, क्या कहते हैं दोस्तों, रिले, इसे दोस्तों रिले फार्मिंग कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे कहते हैं रिले फार्मिंग। रिले फार्मिंग के अंतर्गत दोस्तों ऐसे क्या होता है, डॉट 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 करिए, इसका मतलब क्या होता है, एक को बोया दूसरा भी कटा नहीं है तब तक दूसरे को बो दिया, मतलब पहला वाला कटा नहीं तब तक दूसरे को बो दिया, फिर तब तक वो कटा नहीं तब तक फिर से बुआई हो गई, ठीक है। तो ऐसे चलता रहता है, इसके बोलते हैं रिले फार्मिंग, क्या बोलते हैं, रिले फार्मिंग बोलते हैं, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। करा वह कौन सी फसल प्रणाली है जिसमें फसलों को रोपण किए गए पेड़ों के कतारों के बीच, ठीक है, पेड़ों के कतारों के बीच दोस्तों लगा दिया जाता है, पहले पेड़ लगाए जाते हैं फिर उनके कतारों के बीच में दोस्तों फसलों को लगाया जाता है, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं एले क्रॉपिंग, क्या कहते हैं दोस्तों, एले क्रॉपिंग, क्या कहते हैं, एले क्रॉपिंग या फिर एले फार्मिंग, ठीक है, क्या कहते हैं, एले फार्मिंग, ठीक है, एले फार्मिंग कहते हैं, ये आप याद रखेंगे। कहीं कोई डाउट नहीं ना, अच्छे समझ आया ना, आएगा सब समझ में, बस अच्छे से ध्यान दो। अगला सवाल दे रहा है कि इजराइल के किबुत्जिम खतरनाक नाम है, ठीक है, और दूसरा क्या दोस्तों, चीन में एक जगह कम्यून, ठीक है। इजराइल की राजधानी कहाँ दोस्तों, बताइए, इजराइल की राजधानी कहाँ है, कहाँ पर राजधानी, जेरूसलम, सोच के बताइए दिमाग से, ठीक है। आगे लिख रहा दोस्तों, बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के प्रधानमंत्री थे, मोदी जी मिले वो चुनाव हार गए, ठीक है, बड़ा इस समय बेइज्जती चल रहा है, ठीक है, कि मोदी जी जिससे मिलते हैं वो हार जाता है। ऐसा होता है कि एक बार आप कमेंट करके बताइए, ढूंढ के बताइए, मैं भी कल पढ़ा, ठीक है, पीछे पढ़ने वाले गजब तरीके से ढूंढते भाई, मतलब क्या सोचते हैं, कैसे उन्होंने सोचा होगा कि मोदी जी जिससे मिले वो हार जाता है, जिस प्रधानमंत्री से मिलकर आए, जिस देश की यात्रा पर गए, जिनसे हाथ मिलाया वो खत्म, ठीक है, अब पता नहीं क्या होने वाला है, ठीक है, ऐसा लोग कह रहे थे, मैं नहीं कह रहा, मेरा दोस्त ना दीजिए। कह रहा इजराइल के किबुत्जिम और चीन के कम्यून में किस प्रकार की दोस्तों खेती की जाती है इन दो स्थानों पर, ये बताइए दोस्तों। इन दो स्थानों पर ना एक खेती का टाइप है सहकारी कृषि, मैं बताता हूं क्या है, बहुत मजा आएगा आपको सुन करके, सहकारी कृषि, ठीक है, सहकारी कृषि क्या होता है जरा ये समझिए। लेकिन मान लीजिए मैं कहूँ ना, आपके पास 1 बीघा खेत है, आपका एक दोस्त है उसके पास 2 बीघा खेत है, आपका एक तीसरा दोस्त है उसके पास छोटा आधा बीघा खेत है, एक और दोस्त है उसके पास 1.5 बीघा खेत है, ठीक है, सब लोग अलग अलग फसलों की बुआई करते हैं, कुछ नहीं मिलता है। अरे आप लोगों को चाहिए ना, ऐसे 10 लोग मिल करके अपना क्या कर ले, संगठन बना लें, 10 लोग, सब किसी के पास आधा बीघा, किसी के पास 1, किसी के पास 2.5, किसी के पास 4, सबको जोड़ लिया, हो गया 20 बीघा, 20 बीघा में आलू बो दो,
क्या लगा दो, आलू लगा दो, गन्ना लगा दो, ठीक है। अब पर्याप्त मात्रा में उत्पादन होगा, ले जाओ बेचो, अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। इसी को कहते, अकेले अकेले करते तो बो पाते क्या, बेच पाते क्या, उत्पादन हो पाता क्या, नहीं। सब चीज सस्ता पड़ेगा ना। सोचो, बीज खरीदोगे एक साथ खरीदोगे सस्ता पड़ेगा, जुताई एक साथ होगी सस्ता पड़ेगा, हर चीज में दोस्तों सस्ता। लेबर एक साथ हर जगह पूरी खेती करेंगे, ऐसे अलग अलग आदमी लेबर को बुलाएगा, ठीक है, तो महंगा पड़ता है, ठीक है। पर यूनिट कास्ट क्या हो जाती, बढ़ जाती, ऐसे क्या होगा, आसान रहेगा। इसे कहते हैं सहकारी खेती, ठीक है। जितना कठिन लगेगा दिखने में ना, उससे ज्यादा आसान है, बस आपको मन लगाकर पढ़ना है। नहीं पढ़ोगे तो कठिन तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। अच्छा, याद रखेंगे दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अभी तक में दोस्तों हम लोगों ने पूरा एंशिएंट समाप्त कर दिया, पूरा मिडावल हिस्ट्री, पूरा मॉडर्न हिस्ट्री, पूरा इंडियन पॉलिटी। बहुत जल्द दोस्तों आपका भूगोल भी समाप्त होने वाला है, तो पीछे प्लेलिस्ट में जाकर दोस्तों आप ये वीडियोस देख लीजिए, बहुत शानदार है। मुझे नहीं पता आप कैसे कोचिंग करते हैं, क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन इन क्लासेस को आप जरूर देखिए। मैं चाहता तो इसे बंद कर देता भाई, वीडियो नहीं देखने वाले लोग हैं आज के समय में, अच्छा पढ़ने वाला बच्चा ही नहीं बच्चा, ठीक है, बंद कर देता। लेकिन फिर सोचता हूँ चलो जो बच्चे देख रहे हैं उनकी क्या गलती, वो तो कुछ सीख रहे हैं ना, वही होगा सेलेक्ट, आप देखना, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्लास जो चलती है दोस्तों जीएस वाली, ये सुबह 9:06 पे चलती है, याद रखें। इसी तरह से दोस्तों हिंदी की क्लास प्रतिदिन दबा के, ठीक है, इतना मन से हिंदी पढ़ाता हूं ना कि आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, ठीक है। आ जाओ, 8 बजे रात को दोस्तों हमारी हिंदी की क्लास चलती है, एकदम जोरदार जबरदस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। खूब ऐड लगा प्रचार का तो पूछो मत। आगे देखो, कह रहा कृषि उत्पादन की वह कौन सी विधि है जिसमें रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता। वो कौन सी खेती है कि नहीं किया जाता। आपको पता है ये सब का यूज कब से शुरू हुआ। हम लोग पढ़ते हैं भारत में हरित क्रांति की शुरुआत, जैसे लगता है कि भगवान इंद्र ने आशीर्वाद दे दिया, तथास्तु सबका उत्पादन बढ़ जाए। ना ना ना, दिक्कत क्या हुआ ना दोस्तों, लोग खेती तो कर रहे थे शुरुआत में, लेकिन समस्या ये थी ना कि कीटनाशकों की वजह से, कीटनाशक नहीं, कीट पतंगों की वजह से, जो फसलों को होने वाले रोग हैं उनकी वजह से, या जो बीज है उसकी अच्छी गुणवत्तापूर्ण क्वालिटी न होने की वजह से उत्पादन ज्यादा होता ही नहीं था। पता चल रहा है 5 बीघा खेत है, 5 कुंटल गेहूं नहीं निकल रहा है। आदमी परेशान कि यार इतना पैसा लगाया, इतना मेहनत लगाया, आउटपुट मिल ही नहीं रहा है। भाई इनपुट आदमी देगा तो आउटपुट चाहिए ना, वो मिल नहीं रहा है। एक थे दोस्तों डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, भगवान माना जाता है उनको, हरित क्रांति का जनक, पापा, ठीक है, हरित क्रांति के पिता कहे जाते हैं, पापा, फादर, ठीक है। और वर्ल्ड वाइड कौन कहे जाते हैं, नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। तो हुआ क्या दोस्तों यहाँ पर कि उन्होंने हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, उन्होंने खाद्यान्न के क्षेत्र में दोस्तों अभूतपूर्व क्रांति ला दिया, ठीक है। उसी के बाद से दोस्तों खेतों में कीटनाशकों का प्रयोग किया जाने लगा कि जो फसलों को होने वाले रोग हैं वो ना हो पाए। जैसे हमको आपको टीका लगता है, उसी तरह से दोस्तों फसलों के लिए टीका था, वो लगा दिया। और उससे क्या हुआ दोस्तों, लंबे अरसे बाद दोस्तों बहुत कुछ देखा गया, फसल तो खूब होने लगा। वही 5 बीघा खेत में जो 5 कुंटल आ रहा था, 50 कुंटल आने लगा, 100 कुंटल आने लगा। लेकिन एक समस्या हो गया, ठीक है, उसका इम्पैक्ट लोगों पर पड़ा, लोगों को कैंसर होने लगा, लोगों को हार्ट अटैक होने लगा, बहुत सारी चीजें ये फसलों की वजह से। आपको क्या लगता है, हम लोग शुद्ध चीज खा के आ रहे हैं, ठीक है, कौन चीज कैसे पैदा हुआ ये मायने रखता है। आशीर्वाद का पैकेट देखने से ताकत नहीं आ जाएगा, ठीक है, देखना पड़ेगा कि आशीर्वाद किससे खरीद रहा है, ठीक है, आशीर्वाद किससे खरीद रहा है, आईटीसी, हाँ, ठीक है, तो समझना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हुआ, मैं देखिए फिर आ गए, मैं किसी को नाम को बस खाली ऐसे ही बता रहा हूँ, चाहे आशीर्वाद की बात कीजिए, पतंजलि की बात कीजिए, चाहे जिसकी भी बात कीजिए, ठीक है, यहाँ उसकी बात नहीं, मुद्दा यह है कि क्या वो किस तरह के गेहूं का प्रयोग कर रहे हैं वो समझिए। यहाँ कह रहा है कि ऐसी खेती कौन सी है जिसमें हम इसका यूज नहीं करते हैं। अच्छा, तो फसल कैसे सही रहता होगा सर, उसका उपाय किया जाता है, देसी इलाज, ठीक है। जैसे होता है ना कि तबीयत खराब होगा तो अंग्रेजी दवा नहीं खाएंगे, देसी इलाज करेंगे, जो भी हो सकता है, शादी आएगा, सर्दी होगा, खांसी आएगी, अदरक जो है पीसेंगे, पान मिलाएंगे, उसको पीसेंगे, उसका रस निकालेंगे, उसको पिएंगे, कोई दवा बाहर से नहीं लेंगे, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा लूज मोशन हो रहा है, आप केला खाइए, दबा केला खाइए, आधा दर्जन केला खा लीजिए, देखिए अगर बंद ना हो जाए तो बताइएगा, ठीक है। इस तरह से दोस्तों बहुत सारे सिस्टम हैं जिसे हम घरेलू उपचार कहते हैं, उसी तरह इसके लिए भी घरेलू उपचार हो जाता है। गाय गोबर लाइए, खाद बनाइए, ठीक है, उसको यूज करेंगे, लेकिन दोस्तों रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसे कहा जाता है दोस्तों जैविक खेती। क्या कहा जाता है, जैविक खेती कहा जाता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग कहा जाता है, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। ऑर्गेनिक के नाम पे आजकल लोग कुछ भी बेच दे रहे हैं, ठीक है। नॉर्मल गेहूं पता चला 30 रुपये किलो, कहा ऑर्गेनिक है 90 रुपया किलो, ठीक है, उसको भी लोग खरीद रहे हैं, ठीक है। होता है विश्वास के नाते।
करा ऑर्गेनिक कृषि के जनक दोस्तों कौन कहे जाते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक कृषि के दोस्तों जनक कौन कहे जाते हैं। अब बच्चा सोचेगा लाओ एमएस स्वामीनाथन को प्रकट कर देते, ना 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 ना, एमएस स्वामीनाथन, फिर आपको समझा रहा हूं, एम एस स्वामीनाथन जो है दोस्तों, स्वामीनाथन जो हैं ये हरित क्रांति के जनक हैं। किसके जनक है दोस्तों, ये हरित क्रांति के जनक हैं। वो भी हरित क्रांति के जनक हैं तो भारत में है, भारत के बाहर नहीं। इसके दो पापा हैं, इसके विश्व वाले पापा, वर्ल्ड वाले पापा अलग हैं। कौन है दोस्तों, उनका नाम है नॉर्मन बोरलाग। क्या नाम है दोस्तों, नॉर्मन बोरलाग नाम है। नॉर्मन बोरलाग कहाँ के रहने वाले थे, अमेरिका के रहने वाले थे। जबकि दोस्तों हमसे जो पूछ रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में पूछ रहा है। और दोस्तों ये ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है दोस्तों ये ब्रिटिशर्स हैं दोस्तों, ये वहाँ के दोस्तों एक क्या बोलते हैं उसको यार, बॉटनी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वनस्पति शास्त्री, ठीक है। क्या है दोस्तों, वनस्पति शास्त्री, ठीक है। वनस्पति मतलब बॉटनी का दोस्तों बहुत अच्छा इन्हें नॉलेज था, इसलिए ये नाम दिया गया। इनका नाम है दोस्तों एल्बर्ट हावर्ड। क्या नाम है दोस्तों, अल्बर्ट हावर्ड, ठीक है, अल्बर्ट हावर्ड, ठीक है। इन्हें दोस्तों क्या माना जाता है, जनक माना जाता है। इनको आप याद रखेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है, परीक्षा में पूछ सकता है, ठीक है, तो इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल दे रहा है कि उत्तराखंड के किस गांव में 100% ऑर्गेनिक खेती होने के कारण उसे ऑर्गेनिक गांव की संज्ञा दी जाती। और ये गांव कहां पर दोस्तों, उत्तराखंड। एक चीज मैं बता दूं, वैसे दोस्तों जैविक राज्य का दर्जा किसे दिया गया है, जैविक राज्य। अगर जैविक राज्य के बारे में पूछे कि किसे जैविक राज्य कहा जाता है, वहां खूब दोस्तों ऑर्गेनिक खेती होती है। तो जैविक राज्य में दोस्तों स्थान है, पहला स्थान है सिक्किम का, दूसरा स्थान उत्तराखंड का। तो सिक्किम दोस्तों जवाब दीजिएगा। अभी दोस्तों जो हमसे पूछ रहा सवाल, इसका उत्तर है दोस्तों माकंदपुर। क्या नाम है दोस्तों, ये उत्तराखंड में ही दोस्तों एक स्थान है माकंदपुर। इसे ऑर्गेनिक खेती के लिए ऑर्गेनिक गांव की संज्ञा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा अपने आप को रोके, एक सवाल मैं और देता हूं, ठीक है। एक और गांव है दोस्तों दराती गांव, ठीक है, दराती गांव, ठीक है। ये जो दराती गांव दोस्तों, दराती गांव, इसे भी दोस्तों जैविक गांव की संज्ञा दिया जाता है। क्या कहा जाता है, इसे भी जैविक गांव कहा जाता है। ये जो दराती गांव दोस्तों, यह भी उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में। अब बच्चा परेशान, सर परीक्षा में तो क्या करेंगे, माकंदपुर करेंगे या दराती गांव करेंगे, आप बताइए क्या करेंगे, ठीक है। हमको तो जो बताना हम समझा दिए, ठीक है। और ये जो दराती गांव है ना, एक स्थान है उत्तराखंड में मनुष्यारी। क्या नाम है, किसके अंतर्गत आता है, एक ब्लॉक है दोस्तों, एक ब्लॉक है मनुष्यारी, मनुष्यारी, ठीक है, मनुष्यारी। तो दोस्तों चलो ये पहला उत्तर याद रखना और इसको दूसरा उत्तर याद रखना। आप कुछ कर नहीं सकते, आपको टेंशन देने के लिए दोस्तों एक और उत्तर मैं देने वाला हूं, यहां लिख दूं, ठीक है, यहां लिख दे रहा हूं। एक तीसरा उत्तर लिखिए, जोशीमठ का नाम सुना था, बीच में दोस्तों जोशीमठ दोस्तों पूरा ढह रहा था, गिर रहा था, ठीक है। बहुत ज्यादा दोस्तों जनसंख्या घनत्व यहां पर हो गया था, इस वजह से जोशीमठ के अंतर्गत दोस्तों एक गांव आता है करछी गांव। कौन सा गांव है दोस्तों, करछी गांव। ये जो करछी गांव दोस्तों, इसको ऑर्गेनिक विलेज कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ऑर्गेनिक विलेज। क्या कहते हैं, मैं गांव लिखा था तो कष्ट हो रहा था, ऑर्गेनिक विलेज लिख दिया तो नया हो गया। माकंदपुर, दराती, याद रखिए माकंदपुर, दराती जो दोस्तों मनुष्यारी के अंतर्गत आता है। और जोशीमठ के अंतर्गत जो आता है दोस्तों, उसका नाम क्या है, उसका नाम है करछी गांव। इन तीनों को दोस्तों जैविक गांव कहा जाता है। जब कभी सवाल आएगा ना तो एग्जामिनर के पास इतना दिमाग नहीं है, उसको कहाँ फुर्सत ढूंढने की जी, वो तो किसी कंपनी को ठेका दे देगा, बनाओ पेपर, ठीक है। और कंपनी वाले जान रहा है, कोई एक ऑप्शन दे दिया, पता होता है कौन सा पेपर रोकना है, ऐसा सवाल दे दो जिसके दो उत्तर सही हो जाए, बवाल होगा, थोड़ा दिन चलेगा, थोड़ा टीआरपी मेंटेन होगी, समझ रहे हैं ना, ये सब होता सब। हमको लगता है तो कभी कभी ये सब सोचा समझा प्लान होता है कि कोई पेपर होगा, ठीक है, और उस पेपर में 5 सवाल का उत्तर क्या कर दो, ऐसा दे दो जो कंट्रोवर्सी वाले, बस बहुत सारे लोगों का फायदा, वकील का फायदा, आओ केस लड़ते हैं, जज का फायदा, जी सबका फायदा, चल रहा है व्यवस्था, ठीक है। उसी में टीवी वालों को भी फायदा, उसी पर 2-4 चर्चाएं होंगी, परिचर्चाएं होंगी, टीआरपी में आयोग। देखिए ये क्या होता है ना, जल्दी से परीक्षा होगा, जल्दी से खत्म हो जाएगा, तो लोगों के काम तक पहुंचेगा ही नहीं कि वैकेंसी आई, समझ रहे हैं। ऐसे क्या है, जब इस तरह का कारनामा होगा तो लोगों तक बात जाएगी, अरे फलाना पेपर में गड़बड़ हो गया, अरे भैया फलाना पेपर में गड़बड़ हो गया, अरे आपको पता था उसमें 5-5 सवाल में डबल आंसर था, ठीक है। तो टीआरपी मेंटेन हो रही है। इसी बहाने लोग आज कहेंगे नितिन सर मूड में आए लगता है, ठीक है, पता नहीं कि आज सुबह से कुछ ऐसा मैं पढ़ लिया हूं ना, भड़ास निकल रही अंदर से, ठीक है, क्या ही बोल दूं मैं।
बस जान लीजिए कि ऑनलाइन होने की वजह से ज़्यादा बोल नहीं सकता, अपने मन की व्यथा बता नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। और रही बात देश की, तो देश में एक बात तो तय है कि न तो स्वतंत्रता का अधिकार बचा है हमारे यहाँ, न जीवन जीने का अधिकार बचा है। आप बोलिए ना, गिरा दिया जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो न बोलने का अधिकार बचा है, न अभिव्यक्ति का अधिकार बचा है, ठीक है। सब चला गया है। शांति से मास्टर आदमी है, आपको पढ़ाने आए हैं, पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, भैया नमस्ते बोलकर जाते हैं, ठीक है। यही है। करा पूर्ण रूप से जैविक कृषि प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो पीछे ही दोस्तों आपको समझा दिया था मैं कि राज्य दोस्तों सिक्किम है, जहां पूरी तरीके से दोस्तों ऑर्गेनिक फार्मिंग किया जाता है, याद रखेंगे। एक सवाल आता है दोस्तों, दियारा खेती किसे कहते हैं? दियारा, बच्चा परेशान, दियारा क्या होता है, ठीक है। दियारा बड़ा शानदार से इसका जवाब है दोस्तों। मैं बता दूं, जहां नदी वगैरह वाला जो क्षेत्र होता है, ठीक है, जब कभी नदियों में बाढ़ आ जाता है तो नदियां अपने आकार को बढ़ा लेती ना, आसपास के गांव डूब जाते हैं, आसपास के खेत डूब जाते हैं, ठीक है। उससे नुकसान भी होता है और फायदा भी होता है। जब कभी बाढ़ का पीरियड समाप्त होता है तो उनकी मिट्टी के ऊपर नई मिट्टी आके जम जाती है, जिससे मिट्टी की उर्वरता शक्ति जो है वो पूरी तरह से और ज़्यादा बढ़ जाती है, मजबूत, मतलब सब अच्छा हो जाता है। जो डूबे हुए क्षेत्र रहते हैं ना, उन्हीं को दियारा खेती कहते हैं। कोई दिक्कत आपको? मैंने क्या समझाया? कोई पूछे दियारा क्या, मेरी बात को आप समझ गए होंगे। दियारा मतलब क्या, तो याद रखेंगे, यहाँ से लिखेगा वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु, मैं जो बोला हूँ वही लिखने चल रहा हूँ, ठीक है। वर्षा ऋतु में बाढ़ के दौरान, ठीक है, बाढ़ के दौरान, ठीक है, जब वर्षा ऋतु में बाढ़ आता है उसको याद रखेगा, और बाढ़ के दौरान उससे प्रभावित क्षेत्र, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर जो खेती की जाती है, ठीक है, उन प्रभावित क्षेत्रों में दोस्तों जो खेती की जाती है, ठीक है। और कब दोस्तों? उसी समय नहीं, पानी उतर जाने के बाद, पानी उतर जाने के बाद। ये लिखने वाली बात नहीं, तो समझने वाली बात है। आप ही बताओ, बाढ़ आया, खेत डूब गया, तुरंत खेती करने चले जाओ? बह जाओगे भाई। अरे पनिया जाने दो ना, तब ना खेती करोगे। उसी को कहते हैं दोस्तों दियारा खेती, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। करा 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले स्थान, जहां पर वर्षा दोस्तों कितनी होती है? 75 सेंटीमीटर से कम होती है, ऐसे क्षेत्रों में कौन सी कृषि पद्धति दोस्तों अपनाई जाती है, ये बताना है दोस्तों। जहां इतना कम पानी होगा वो क्षेत्र कैसा होगा? जैसे राजस्थान, शुष्क क्षेत्र होगा। कैसा होगा दोस्तों? वह क्षेत्र कैसा होगा? याद रखेंगे, शुष्क क्षेत्र होगा। तो यहाँ दोस्तों शुष्क क्षेत्र में की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? इसको नाम भी देते हैं दोस्तों शुष्क कृषि। क्या कहते हैं दोस्तों? शुष्क कृषि का नाम देते हैं। ये आप याद रखेंगे। थोड़ा सा नया सवाल हो जा रहा है, ठीक है। करा चक्रीय कृषि में, चक्री तो आपको बता ही दिया था क्या होता है, ठीक है, ऐसे चक्र वाला होगा, ठीक है, चक्र होगा। करा चक्रीय कृषि में किन फसलों को प्रमुखता से उगाया जाता है, ठीक है। कौन कौन से फसल हैं जो चक्रीय कृषि के दौरान दोस्तों उगाते हैं? देखिए, फसल कोई भी होगा, लेकिन दोस्तों दलहनी फसल को उगाना जरूरी है। कौन सी फसल? दलहनी फसल। दलहनी फसल को उगाना क्यों जरूरी है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए। किसके लिए? नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए दोस्तों दलहनी फसलों को उगाना जरूरी है। इसीलिए दोस्तों चक्री खेती किया जाता है। नहीं करेंगे तो खेत बर्बाद हो जाएगा। करा निगमित खेती, निगमित को इंग्लिश में कहते हैं कारपोरेट। क्या कहते हैं दोस्तों? कारपोरेट, ठीक है। और कृषि मतलब क्या हो गया? फार्मिंग, ठीक है। कारपोरेट फार्मिंग जो होती है दोस्तों, करा कारपोरेट फार्मिंग, ये भारत के किस राज्य में दोस्तों बहुत ज़्यादा चलता है? जहाँ बड़े बड़े खेत होंगे वहीं चलेगा। जैसे दोस्तों, जैसे गुजरात में चलता है, जैसे दोस्तों महाराष्ट्र में चलता है, ठीक है, जैसे दोस्तों तमिलनाडु में चलता है, केरल में चलता है, कर्नाटक में चलता है, ठीक है, तमिलनाडु में चलता है, ठीक है। सर अपने यहाँ नहीं चलता है ना? अपने यहाँ नहीं चलता है। अपने यहाँ सर क्यों नहीं चलता है? यूपी, एमपी, बिहार, यहाँ अरे एक कड़ी के लिए जान ले लेंगे सब, यहाँ कारपोरेट फार्मिंग करेंगे सब, ठीक है। कहेंगे हाँ वो हमारा, जिसका खेत आसपास होता है झगड़ा होता है भाई, ठीक है, मेड़ टूट जाती है, उस पर मर्डर हो जाता है, कहेंगे इनके साथ मिलकर हम खेती करेंगे, पागल कुत्ता काटा है, मैं चुल्लू भर पानी में डूब मरूंगा, खेती नहीं करूंगा इनके साथ, ठीक है। अब मेड़ टूटा तो जिंदगी ले लूंगा इनका, ठीक है। कहाँ से करेंगे कारपोरेट फार्मिंग? छोटी सोच अभी, ठीक है, उससे निकलना पड़ेगा। जब तक निकलेंगे नहीं तब तक कोई सोल्यूशन नहीं है। करा गहन कृषि से दोस्तों क्या तात्पर्य है? गहन कृषि सर ये तो मालूम पड़ता है, गहन कृषि पूरा मन से कृषि करना, 24 घंटा दोस्तों खेती के बारे में सोचना, नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में सोचना, यही सर गहन कृषि होता है। ऐसा लग रहा है
ऐसा ही कुछ होता है, बस थोड़ा सा लीक से हटकर। इसमें क्या होता है दोस्तों, एक निश्चित समयावधि में दोस्तों एक फसल की दोस्तों खेती की जाती है, ठीक है, और उसमें कोशिश ये रहता है कि हम कितना मैक्सिमम प्रोडक्शन कर लें, ठीक है। तो याद रखिएगा, सिंपल सी बात है, निश्चित समयावधि में, ठीक है, अधिकतम उत्पादन, ठीक है, अधिकतम उत्पादन, ठीक है, इसी को कहते हैं दोस्तों गहन कृषि, ठीक है। और ये आदमी तभी देखिए, गहन कृषि में सब जरूरी है, टेक्नोलॉजी जरूरी है, पूंजी जरूरी है, लेबर जरूरी है, हर चीज जरूरी है, तभी दोस्तों अधिकतम उत्पादन होगा, नहीं तो हो नहीं पाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, करा अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? बस इसी का जवाब तो सर चाहिए था। ये स्थित है दोस्तों फिलीपींस में। कहां स्थित है? ये स्थित है फिलीपींस में। फिलीपींस की राजधानी कहां है? मनीला। ये फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है। और मनीला के अंतर्गत दोस्तों एक स्थान है लास वेगास। क्या नाम दोस्तों? लास वेगास, ठीक है, ये लास वेगास में स्थित है, इसे आप याद रखेंगे। इसी तरह दोस्तों एक सवाल देता है राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र ये कहां पर स्थित है? ये कटक में स्थित है। कटक कहां है? ये उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। इसी तरह से एक सवाल और देता है क्षेत्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। क्या देता है? क्षेत्रीय चावल अनुसंधान केंद्र क्या बताएंगे? वाराणसी। कहां पर? वाराणसी, उत्तर प्रदेश, ठीक है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। ये भी अच्छा सवाल हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। करा अंतरराष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान केंद्र, इसको रोकिए, पहले बताइए वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? क्या पूछा मैंने आपसे? वन अनुसंधान संस्थान, ठीक है। वन अनुसंधान संस्थान भारत में दोस्तों है देहरादून में। कहां पर है? देहरादून में है, इसको याद रखेंगे। अब आइए, करा अंतरराष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान कहां पर दोस्तों? तो एक जगह है इंडोनेशिया में, बोगोर। कहां है दोस्तों? बोगोर। ये बोगोर कहां है दोस्तों? ये बोगोर जो स्थान है यह इंडोनेशिया में है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। इंडोनेशिया की राजधानी कहां है दोस्तों? इसकी राजधानी है नुसंतरा। कहां पर राजधानी है? इसकी राजधानी है नुसंतरा, ठीक है, नई राजधानी बनी है नुसंतरा, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। और एक चीज और याद रखेगा दोस्तों, परीक्षा में आता है, वो पूछता है राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान। क्या पूछता है? नोट करिएगा, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान, ठीक है। देखिए ये अंतरराष्ट्रीय था, ये राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान है। ये दोस्तों कहाँ है? ये झांसी में। कहाँ पर है? झांसी। और झांसी कहाँ दोस्तों? उत्तर प्रदेश, ठीक है। और देहरादून दोस्तों तो उत्तराखंड, आप जान ही रहे हैं, ठीक है। अगले सवाल पर आइए, कहा कि खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? यह मुख्यालय दोस्तों रोम में, ठीक है। और रोम दोस्तों, रोम राजधानी है। किसकी राजधानी है रोम दोस्तों? तो याद रखेंगे देश है इटली। इटली की राजधानी कहाँ दोस्तों? इटली की राजधानी रोम है। यहीं पर खाद्य एवं कृषि संगठन स्थित है, जिसे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। करा विश्व मौसम विज्ञान संगठन कहाँ पर स्थित है? तो देखिए शादी के बाद मौसम आदमी बनाने कहाँ जाता है? स्विट्जरलैंड। कहाँ जाता है दोस्तों? स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड। अरे मौसम बनाने का मतलब यार घूमना, जिंदगी, अब एक नई जिंदगी की शुरुआत हो रही है, एक नया चैप्टर, ठीक है। तो नया चैप्टर की शुरुआत के लिए लोग जाते हैं, ठीक है, घूमते टहलते हैं, तो याद रखेगा स्विट्जरलैंड, ठीक है। राजधानी दोस्तों स्विट्जरलैंड की कहाँ है? याद रखेगा बर्न। लेकिन यहाँ राजधानी से मतलब नहीं यार, यहाँ पूछा कि मौसम विज्ञान संगठन कहाँ पर है, तो वो दोस्तों स्विट्जरलैंड में है। लेकिन कहाँ पर दोस्तों? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है, ठीक है, जिनेवा में है, राजधानी अलग से बर्न बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, ठीक है। पीछे भी पढ़ा दोस्तों आपने FAO, ठीक है, FAO के बारे में पढ़ा कि FAO कहाँ है दोस्तों? यह रोम में है। और रोम कहाँ है दोस्तों? इटली की राजधानी है रोम, ठीक है। ये आपने पढ़ा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अभी कह रहा खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, तो याद रखेगा यह अमेरिका में स्थित है। कहाँ स्थित है? यह अमेरिका में स्थित है, और यह अमेरिका की राजधानी में स्थित है। अमेरिका की राजधानी कहाँ दोस्तों? वाशिंगटन DC, ठीक है। कहाँ पर है? वाशिंगटन DC, ठीक है, वाशिंगटन DC में दोस्तों स्थित है खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, ठीक है। आगे आ जाइए, करा अंतरराष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय, अंतरराष्ट्रीय, भारत का नहीं बताना है, अंतरराष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय कृषि संस्थान दोस्तों कहां पर स्थित है? तो याद रखिएगा ये स्थित है अबादान में। कहां स्थित है? अबादान।
अबादान दोस्तों कहाँ पड़ता है? अबादान नाइजीरिया में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों? नाइजीरिया, नाइजीरिया देश है दोस्तों। नाइजीरिया कहाँ पर दोस्तों? ये अफ्रीका के अंतर्गत आता है, अफ्रीका के अंतर्गत आता है, वहां पर एक जगह अबादान। अच्छा, नाइजीरिया की राजधानी कहाँ है दोस्तों? इसकी राजधानी पूछे तो क्या बताएंगे? इसकी राजधानी है अबूजा। क्या है दोस्तों? अबूजा, ठीक है, अबूजा, अबूजा, ठीक है, अबूजा। नाइजीरिया की राजधानी कहाँ है? अबूजा है, इसे भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन फिलहाल नहीं समाप्त होता, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। देखिए साथ में जुड़े रहेंगे तो सब अच्छा लगेगा, बस साथ में जुड़िए, पढ़ाई कीजिए। ऐसे विषय जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं, ये उन्हीं के दोस्तों नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं। आप चाहें तो इस नोट्स को परचेज कर सकते हैं स्टडी 91 के वेबसाइट या एप्लीकेशन के माध्यम से। बाकी क्लासेस चली रही हैं, आप आइए क्लास ज्वाइन कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।